Hello students, today we are going to discuss about class 12th chapter number 4, it's chemical kinetic. Okay students, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन स्लाइड्स को ओपन करते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास टॉपिक है सम केमिकल फिनोमेना। देखिए ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को, केमिकल फिनोमेना किस तरह से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने, कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास बर्निंग ऑफ पेट्रोल और सेकंड इसमें है कि बर्निंग ऑफ वुडन ब्लॉक। तो क्या होता है, देखिए अगर आप एक पेट्रोल को बर्न करते हो, एक साइड आप पेट्रोल बर्न करते हो पेट्रोल को, और एक साइड बर्न करते हो आप वुडन ब्लॉक को, तो बताइए दोनों में से कौन से प्रोसेस इजीली मतलब कि फास्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जैसे ही आपने पेट्रोल को बर्न किया, वो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत वो बर्न हो जाएगा, मतलब कि ये फास्ट प्रोसेस है। जबकि वुडन ब्लॉक को आपको मसाल को लेके बैठना पड़ेगा बहुत टाइम तक, तब जाके वो वुडन ब्लॉक बर्न होना स्टार्ट होगा। मतलब कि यहाँ पर दो प्रोसेस है, दोनों ही बर्निंग प्रोसेस है, बट एक प्रोसेस बहुत फास्ट है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल बहुत फास्ट है एंड बर्निंग ऑफ वुडन ब्लॉक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो प्रोसेस आपके होते हैं उनकी स्पीड किस तरह से होती है। ठीक है, उनकी स्पीड के ऊपर बात करेंगे। जैसे एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर एक लिया है मैंने, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, और एक लिया है स्पॉइलिंग ऑफ प्रिजर्व फूड। तो ऑब्जर्व कीजिए क्या बोल रहा है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड की स्पॉइलिंग होती है, और एक प्रिजर्व फूड, प्रिजर्व फूड जैसे मार्केट में मिलते हैं आज के टाइम में, पैकेट्स वाले जो फूड मिलते हैं, ऑब्वियसली उनकी भी स्पॉइलिंग होती है लेकिन बहुत स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक दोनों ही प्रोसेस है स्पॉइलिंग ऑफ फूड के, बट एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट प्रोसेस है, और एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम केमिकल फिनोमेना में बात करने वाले कि जो भी हमारे पास रिएक्शन की स्पीड हो रही है, जैसे यहाँ भी दो तरह की दो एग्जांपल लिए मैंने, दोनों में एक रिएक्शन हो रही है, दोनों की रिएक्शन स्पीड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्दर यहाँ पर हम केमिकल फिनोमेना को हम बात करें, तो केमिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास बाय थर्मोडाइनमिक्स, और सेकंड है बाई काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है, रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स ये चीज बताती है कि इट डील्स विद एनर्जी चेंजेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस अंडर गिवन कंडीशन। क्या बोलता है कि जो भी एनर्जी चेंजेस होने वाला है या रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है, रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी, वो कौन बताता है हमें, वो हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स। जबकि काइनेटिक्स हमें क्या बताती है, हमें काइनेटिक्स ये बताती है अगर रिएक्शन होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन की स्पीड, या फिर हमें ये बताती है फर्दर कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये चीज हम कहाँ डील करते हैं, काइनेटिक्स के अंदर डील करते हैं। तो हमारा चैप्टर यही है कि केमिकल काइनेटिक्स। तो इन शॉर्ट हम केमिकल काइनेटिक्स में हम ये चीज डील करने वाले हैं कि अगर हमारी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, और उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इस चीज को हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्दर इसमें आगे मूव करते हैं। एंड वन मोर थिंग, चलिए और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर बोल रहा है कि ये रिएक्शन की स्पीड की बात करने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रही है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए, इट गोज टू इन प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट पी में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये हमें पता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, मतलब कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑब्वियस बात है, इंक्रीज होगी। मैं मान लेता हूँ कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन थी, मान लो 5 मोलर, कितनी थी, 5 मोलर। तो बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी, 0 मोलर होगी, बिकॉज ऑफ उस टाइम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं है, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, इनिशियल टाइम की बात करूं। मान लो कि टाइम टी इज इक्वल टू आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद अगर मैं बात करूं कि मान लो रिएक्टेंट का 1 मोल कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 4 मोलर बचा होगा। ऑब्वियस है 1 मोलर कंज्यूम हुआ तो बचा कितना, 4 मोलर। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये डिपेंड करता है हमारे रिएक्शन में, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री में। क्या बोलता है कि 1 मोल ए से कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अगर 1 मोलर आपका डिकम्पोज हुआ तो प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म होगा, 1 मोलर फॉर्म होगा। तो ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ
रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में लिखूं रेट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बट एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर तुम यहाँ पर चेंज निकालते हो, तो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑब्वियस बात है यही करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लो टाइम मैंने मान लिया 5 मिनट मान लिया, फाइनल टाइम कितना 5, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो चेंज कितना है -1/5। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिएक्शन की स्पीड क्या बता रही है, रिएक्शन की स्पीड कोई नेगेटिव बता रहा है। तो इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, क्या कभी भी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, ऑब्वियस बात है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस माइनस साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट के केस में पहले से क्या साइन लेके चलते हैं, माइनस साइन लेकर चलते हैं। तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपकी रेट वापस क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो चीज याद रखना कि रिएक्टेंट के केस में अगर आप रेट लिख रहे हो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप साइन क्या लेकर चलोगे, माइनस चलोगे लेकर चलोगे। ठीक है, माइनस लेकर चलोगे। अब यही चीज अगर मैं प्रोडक्ट के केस में लिखूं, फॉर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में अगर मैं लिखूं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर माइनस इनिशियल कितनी है 0, टाइम कितना होगा, फाइनल टाइम 5 माइनस इनिशियल कितना है 0, तो ये कितना आया 1/5 आया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये साइन कैसे पहले से क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। तो इट मीन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो प्रोडक्ट के टर्म में हम कोई साइन लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के केस में हम माइनस साइन लेकर चलते हैं। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का इन शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रिएक्टेंट की केस में बात करो तो साइन माइनस लेके चलोगे, और प्रोडक्ट की टर्म में बात करूं, प्रोडक्ट के टर्म में साइन क्या लेके चलूंगा मैं, प्लस लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। वेट, रिएक्टेंट की केस में साइन क्या लेके चलोगे, माइनस लेके चलोगे, और प्रोडक्ट की टर्म में साइन क्या लेके चलोगे, प्लस लेके चलोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते ही। नेक्स्ट फर्दर आगे मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, देखिए ये चीज ग्राफ की बात कर रहे हैं अब देखिए क्या कह रहा है, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताऊं फॉर रिएक्टेंट, किसके लिए, ये जो ग्राफ है किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है। तो क्या बोल रहा है ग्राफ, ध्यान से देखिए, कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और कैसे डिक्रीज हो रही है, ये देखिए पैराबोलिक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम फॉर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर तुम रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, यही चीज अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं, तो देखिए जैसे प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, देखिए प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर तुम ग्राफ बना रहे हो, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो देखिए जैसे जैसे टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, देखिए इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ ये याद रखिएगा, दोनों केस, ये केस है रिएक्टेंट का और ये केस है प्रोडक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ये अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास रेट। ओके देखिए, रेट दो तरह की होती है बेटा, रेट कितनी तरह की होती है, रेट दो तरह की होती है। एक होती है एवरेज रेट, एक होती है एवरेज रेट, और एक होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो रेट दो होती है, एक होती है एवरेज रेट और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो बात करते हैं एवरेज रेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज रेट की। तो एवरेज रेट क्या होती है, देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है आपके लिए, कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर आप किसी टाइम इंटरवल पर रिएक्शन की रेट को स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या होगी, उसकी एवरेज रेट होगी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप उदयपुर में है, और उदयपुर से आप मूव कर रहे हैं कोटा के लिए। ठीक है, आप उदयपुर में है और उदयपुर से आप मूव कर रहे हैं कोटा के लिए, और इसका समथिंग जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ कि 300 किलोमीटर है। ठीक है, और 300 किलोमीटर को आपने कंप्लीट करने में मान लो कि आपको लगा 10 आवर्स लगा। ठीक है, आपको कितना लगा,
10 आवर्स लिए। ये मैं हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ कि आपको 300 किलोमीटर कवर करने में आपको कितना लगा, 10 आवर्स लगा। तो मैं आपसे पूछूं कि आपने एवरेज किस स्पीड से आपको अपनी गाड़ी अपने व्हीकल को रन किया होगा आपने, तब एवरेज स्पीड कैसे बताओगे कि जो भी टोटल डिस्टेंस थी अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा, उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड मतलब कि एवरेज आपने किस स्पीड पे आपने व्हीकल रन की, तो किस स्पीड पे रन की होगी, कि आपने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने अपने व्हीकल को क्या किया है, रन किया है। तो ये क्या हुई आपकी एवरेज स्पीड, क्या आपने एवरेज इतना टाइम लगा आपको, एवरेज इतना स्पीड से आपने व्हीकल को रन किया। लेकिन क्या जरूरी है कि हर मोमेंट पे, हर पाथ पर आपने 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से ही गाड़ी चलाई होगी? नहीं, ऑब्वियस तो जरूरी नहीं है। कहीं आपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई होगी, तो कहीं पर आपने 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से चलाई होगी, जबकि कहीं पर आपने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने व्हीकल को रन किया होगा। तो ऑब्वियस है कि हर मोमेंट पे स्पीड अलग अलग थी, लेकिन आपकी एवरेज एवरेज स्पीड क्या बनी, 30 किलोमीटर पर आवर बनी। तो आपने किसी गिवन टाइम इंटरवल पर, आपने किसी गिवन टाइम इंटरवल पर आपने कितनी डिस्टेंस आपने कवर किया, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड। तो वही चीज है कि गिवन टाइम इंटरवल पर रिएक्शन कंप्लीट किस स्पीड से हो रही है, वो क्या होती है, उसकी एवरेज रेट होती है। तो यही चीज होती है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर रिएक्टेंट ए ले लिया, ये मेरा रिएक्टेंट ए, और रिएक्टेंट ए मेरा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के बी के अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी कुछ 5 मोलर, उस टाइम प्रोडक्ट कितनी होगी, 0 मोलर होगी, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। अब टी इज इक्वल टू, मान लो कि आफ्टर 5 मिनट्स के बाद कि 1 मोल जो मेरा ए था, वो 1 मोलर कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना होगा, इनिशियल 5 था, इनिशियल कितना था 5, 1 मोलर कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 4 मोलर बचा होगा। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, ऑब्वियसली रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल ए से कितना फॉर्म बी हो रहा है, 1 मोल बी फॉर्म हो रहा है। तो अगर 1 मोलर कंज्यूम हुआ है तो फॉर्म भी कितना होगा, 1 मोलर बी कंज्यूम होगा, मतलब कि फॉर्म होगा, सॉरी। तो अब देखिए, अब 5 मिनट के अंदर, इनिशियल टाइम से 5 मिनट के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर आपके एवरेज, मैं अगर आपको पूछूं एवरेज रेट कितनी है, तो हमने अभी क्या बोला, क्या गिवन टाइम इंटरवल पर जो भी हम स्टडी करते हैं स्पीड को, वही क्या होगी, हमारी एवरेज रेट होगी। तो देखिए गिवन टाइम इंटरवल कितना है, भाई टाइम इंटरवल है 0 मिनट से लेकर 5 मिनट, तो फाइनल टाइम कितना हो गया 5, माइनस इनिशियल कितना हो गया 0, ये हो गया मेरा गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, तो ऑब्वियस होता है फाइनल कितना है 4 मोलर, इनिशियल कितना है 5 मोलर। और हमने अभी पढ़ा था कि रिएक्टेंट के केस में हम साइन क्या लेके चलते हैं, पहले से माइनस साइन लेकर चलते हैं। तो यहां से एवरेज रेट कितनी आई, 1/5 आई। ठीक है, तो एवरेज रेट कितनी है 1/5, और इसकी यूनिट बनाओ, और यूनिट क्या होगी बताओ, मोल पर लीटर पर मिनट पर मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट डेसिमल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हुई, आपने किसी गिवन टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में अपने चेंज को स्टडी किया, ये क्या हुई, इसकी एवरेज रेट हुई। तो यही चीज है एवरेज रेट, कि आप किसी टाइम इंटरवल के बीच में आप रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करते हो, उसकी एवरेज रेट वो कहलाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने देखा ग्राफ बना रखा है, अब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है। तो अभी हमने देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो जैसे जैसे टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज हो रहा है, आपकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या, ध्यान से देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज शो करती है कि ये जो ग्राफ है मेरा किसका है, ये ग्राफ है मेरा रिएक्टेंट का। किसका ग्राफ है मेरा, रिएक्टेंट का। तो देखिए अब मैंने किसी टाइम इंटरवल की बात की, T1 से T2 टाइम इंटरवल की बात की। जब T1 टाइम था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, A1 थी। जब T2 टाइम हो गया तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, A2 होगी। तब किसी टाइम इंटरवल के बिटवीन आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एवरेज रेट है, और ये एवरेज रेट का इसका रिएक्टेंट का ग्राफ हुआ। इसी तरह से मैं प्रोडक्ट के लिए भी बता सकता हूँ, देखिए ये प्रोडक्ट का ग्राफ है मेरा। जब टाइम इंटरवल के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए 0 से कितनी हो गई, 1 मोलर हो गई, मतलब कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम इंटरवल के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज हो रहा है, आप ध्यान से देखिए आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज शो कर रहा है कि ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का है। तो अगर इसके लिए अगर आपको एवरेज रेट स्टडी करनी है प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने एक टाइम इंटरवल मान लिया, ये मान लो यहाँ मैंने टाइम इंटरवल मान लिया T1। तो T1 टाइम इंटरवल पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ थी, मान लो A1 थी। ठीक है, मतलब B1 मान ली मैंने, कितनी थी B1। और T2 टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है B2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट के केस में अगर तुम्हें एवरेज रेट स्टडी करनी है, तो एवरेज रेट प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम टोटल कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब T2 माइनस T1। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, ऑब्वियस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है तो सब फाइनल है B2 माइनस B1, ठीक है। और ऑब्वियस बात है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो मतलब कि रिएक्शन की रेट कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी माइनस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया आपकी प्रोडक्ट के एवरेज रेट। तो इस तरह से आप एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिंपल सा लॉजिक है एवरेज रेट कैलकुलेट करने का, कि आप किसी गिवन टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आप स्टडी करते हो वही क्या होती है, इसकी एवरेज रेट होती है। अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और आती है कि देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था उदयपुर से कोटा का, ठीक है। क्या हर मोमेंट पे स्पीड आपकी सेम थी क्या, नहीं, आपकी स्पीड हर मोमेंट पे अलग अलग थी। मैं बोलता हूँ कि आफ्टर 180 मिनट जब से आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया मतलब कि 0 मिनट से आपने स्टार्ट किया, 0 मिनट से लेके 180 मिनट में मतलब कि 3 आवर के बाद आपकी स्पीड कितनी थी। मतलब कि मैं क्या पूछा हूँ कि मैं फिक्स 180 मिनट पर 180 मिनट पर आपकी स्पीड पूछ रहा हूँ। मतलब कि मैं एक इंस्टेंट टाइम पर अगर आपकी स्पीड पूछ रहा हूँ तो वो क्या होगी, मेरी इंस्टेंट स्पीड होती है। मतलब कि एक और रेट आती है हमारी, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब कि एग्जांपल सॉरी मतलब कि एग्जांपल नहीं, मतलब कि टाइप है आपका रेट का। इंस्टेंटेनियस रेट क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट मोमेंट पर आपसे अगर आपकी स्पीड पूछे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। जैसे ये ग्राफ दिया है रिएक्टेंट का ग्राफ है, आपने देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम इंटरवल के साथ साथ। ये T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में आप जो कंसंट्रेशन को स्टडी करते हो वो तो हो गई आपकी एवरेज रेट। लेकिन इस T1 से T2 किसी फिक्स टी टाइम पर, देखिए मैंने फिक्स टी टाइम पर मैंने रिएक्शन की रेट को स्टडी कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, इसकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। अब फिक्स टाइम पर आप चेंज तो बता नहीं सकते हो, आपको फिक्स कंसंट्रेशन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चेंज स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इसको, अगर से हम कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस रेट को, तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इस टेंजेंट की हेल्प से हमें एक स्लोप मिलता है। स्लोप की वैल्यू होती है टेन थीटा, कितनी होती है, टेन थीटा। और ये स्लोप हमें बताता है कंसंट्रेशन और टाइम का जो स्लोप होता है, ये एक स्लोप उसको बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट t टेंस टू जीरो dc अपॉन dt। dc मतलब कि चेंजिंग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये किसके इक्वल होगी, आपके tan थीटा के इक्वल होगी। और जो tan थीटा है वो क्या आपका क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है, वो आपका क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आपको यहाँ से ग्राफ का स्लोप मिलता है और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट को। तो ये हो गई दो टर्म हमारे पास, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। फर्दर आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो स्टूडेंट एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि अपीयरेंस, क्या बोला है इसने, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, अपीयर होना। अपीयर कौन होता है, केमिकल रिएक्शन में अपीयर कौन होता है, केमिकल रिएक्शन में अपीयर होता है प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसलिए मतलब वो क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। इट मींस रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए पढ़नी होती है, प्रोडक्ट के लिए पढ़नी होती है। और डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मतलब कि डिसअपीयर कौन होता है, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए पढ़नी है, हमें रिएक्टेंट के लिए पढ़नी है। तो चलिए बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। तो ध्यान से देखिए क्या होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए, इट गोज टू इन प्रोडक्ट बी, ठीक है। रिएक्शन ले रही मैंने, रिएक्टेंट ए गोज टू प्रोडक्ट बी। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू जीरो पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में मान लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी, 5 मोलर, ठीक है। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बार बार ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली मैंने, 5 मोलर ली। उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जीरो होगी, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट उस टाइम फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है। नाउ टाइम टी इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने ले लिया 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद रिएक्टेंट मेरा 1 मोलर मान लो कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना होगा, ऑब्वियस बात है 1 मोलर कंज्यूम हुआ, तो 5 - 1 बचा कितना होगा, 4 मोलर बचा होगा। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ वो डिपेंड करता है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे। देखो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल ए से बी कितना फॉर्म हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है 1 मोल। तो अगर 1 मोलर आपका डिकम्पोज हुआ है तो फॉर्म भी कितना होगा, बी, 1 मोलर आपका फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। तो रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कि प्रोडक्ट कितना अपीयर हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए पढ़ते हैं हम, प्रोडक्ट के लिए पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अपीयर क्या हुआ है, अपीयर प्रोडक्ट हुआ है, तो अपीयरेंस के लिए प्रोडक्ट मतलब अपीयरेंस जो भी है हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए। तो सुनिए क्या कह रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पहले कितना था, 0 मोलर था, अब कितना हो गया है, प्रोडक्ट 0 मोलर से कितना हो चुका है, 1 मोलर फॉर्म हो चुका है। तो रेट मतलब रेट कैसे पढ़ते हैं हम, रेट का सिंपल सा लॉजिक हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बताओ चेंज कितना होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी थी 1 मोलर, इनिशियल कितनी है 0, अपॉन टाइम, कितने टाइम इंटरवल में ये कंसंट्रेशन में चेंज आया, तो ऑब्वियसली बात है 0 से 5 मिनट, मतलब कि 5 मिनट्स के अंदर ये चेंज आया, तो फाइनल टाइम 5 मिनट्स, इनिशियल टाइम 0, तो वैल्यू कितनी आई 1/5। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम मिनट में है इसलिए मिनट इनवर्स। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितनी आई 1/5, फॉर बी के लिए, प्रोडक्ट के लिए कितनी आई 1/5, तो ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। अब इसी तरह से हम क्या पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी पढ़ सकते हैं हम, क्या पढ़ सकते हैं हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए पढ़ते हैं हम, रिएक्टेंट के लिए पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। बस रिएक्टेंट के केस में एक चीज याद रखनी है कि हम साइन क्या लेके चलते हैं, माइनस साइन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 4 मोलर, इनिशियल कितनी है 5, और बाहर साइन क्या चल रहा है माइनस, टाइम इंटरवल कितना है 5 मिनट्स, फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियस बात है 1/5। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है यहाँ पर, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एक चीज बताऊंगा मैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तीनों में एक डिफरेंस बताऊंगा मैं, लॉजिक है। तो ध्यान से देखिए, पहली बात तो मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताता हूँ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए पढ़ते हैं हम, सिंपल सा टर्म है हमारा, रिएक्टेंट के लिए पढ़ते हैं, और हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंज होता है टाइम इंटरवल में, हम उसे यहाँ पर कंसीडर करते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस हम किसके लिए स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो टाइम इंटरवल के साथ चेंजेस हो रहा है हम उसे यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ फर्दर, देखिए यहाँ पर साथ साथ में इसी डिफरेंस को यहाँ पेश करता हूँ। मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, एक है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और एक है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो तीनों में एक डिफरेंस होता है, मैं उनकी बात करता हूँ। डिसअपीयरेंस ये तो क्लियर हो गया कि ये होता है रिएक्टेंट के लिए, ये तो क्लियर ही है। अपीयरेंस किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार कंसर्न ये होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। एग्जांपल ये है कि यहाँ पर मैंने N1 मोल्स ऑफ ए लिए प्लस N2 मोल्स ऑफ बी, इट गोज टू N3 मोल्स ऑफ सी एंड N4 मोल्स ऑफ डी, ठीक है, N4 मोल्स ऑफ डी, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं अभी इनकी रेट लिख रहा हूँ, रेट, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे वहां पर हमें सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा था कि रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अभी तक हमने सिर्फ यही देखा था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखें कि स्टोइकियोमेट्री कितनी थी 1 थी, तो स्टोइकियोमेट्री 1 थी, तो उससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो इनकी स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट डिफरेंट है, अगर आपकी स्टोइकियोमेट्री डिफरेंस है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी इक्वेशन के लिए अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, एक ही टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखिए भैया ध्यान से देखिएगा, एक ही टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या बोलते हैं अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है, पहले स्टोइकियोमेट्री कितनी थी 1 थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब स्टोइकियोमेट्री कितनी है N1 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब भी तुम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो ये चीज याद रखना, जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे तुम उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर फर्दर वन मोर एक नई चीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी कैलकुलेट करते हैं तो जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें तुम उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हो। यही चीज अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अगर बी स्टडी कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वापस देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री। तो क्लियर हो रहा है ये चीज, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके हैं, पहले सिर्फ 1 मोल था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम चाहे उसको इंक्लूड करें या नहीं करें, लेकिन अब हमारे पास कुछ अलग मोल्स है, 1 मोल्स और 2 मोल्स कुछ अलग है, N1 और N2 कुछ अलग मोल्स है, तो उनको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं देखूं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, सी के टर्म में लिख रहा है, तो अगर सी क्या है प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री। और इसी तरह से अगर डी के लिए लिखो तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी
विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री। तो ये होती है इन रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करने का एक फाइनल फॉर्मूला। ये रहा, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये फाइनल फॉर्मूला है। तुम्हें जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसको उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, एक सिंपल सा एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास देखो एक व्हीकल है, मान लो मेरे पास एक कार है, उस कार में हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम मतलब कि घूमने के लिए बाहर निकले हैं, ठीक है। और ये कार हमारी, और 1 2 3 और ये 4 पर्सन हम बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो कि हमारी जो कार है, हम जैसे उदयपुर से कोटा का मैंने एग्जांपल लिया ही था, तो उसी की बात करता हूँ। उदयपुर से हम कोटा हम रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस हमारा बोल दिया था हमने 300 किलोमीटर है, और उसको कवर करने में हमें कितना टाइम लगा था, 10 आवर्स लगा था। तो मैंने इसकी एवरेज स्पीड बताई थी, कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी मैंने एवरेज स्पीड बताई थी, ठीक है। पहले इसे हमें सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक है, हम 4 फ्रेंड्स हैं, एक ही कार में बैठ के जा रहे हैं, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। क्या चारों पर्सन के लिए कार की स्पीड अलग अलग होगी क्या? क्या चारों पर्सन के लिए कार की स्पीड अलग अलग होगी क्या, या सेम होगी? ऑब्वियस बात है, कार की स्पीड सबके लिए क्या होगी, सेम होगी। तो जस्ट लाइक दैट, एक कार के अंदर 4 मेंबर बैठे हैं, चारों के लिए कार की स्पीड अगर सेम है, तो चीज यहाँ पर इसी चीज को अगर मैं अप्लाई करूं, एक रिएक्शन है, उसमें 4 रिएक्ट, मतलब कि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है। तो चाहे मैं ए की टर्म्स में रेट लिखूं, चाहे मैं बी की टर्म्स में रेट लिखूं, चाहे मैं सी की टर्म्स में लिखूं या डी की टर्म्स में लिखूं, चारों की रेट क्या होगी, सेम होगी। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी, और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डी, ये चारों के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। इट मींस यहाँ से क्लियर होता है कि किस रिएक्शन की जब भी आप रेट लिखते हो, तो हमेशा क्या होगी, वो इक्वल होगी, चाहे आप किसी भी टर्म में लिखो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं रेट लिख रहा हूँ, बी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पर चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी with respect to time and divided by the respective stoichiometry is equal to change in concentration of D with respect to time divided by the respective stoichiometry। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि हम जब भी रेट लिखते हैं, तो रिएक्शन की रेट, चाहे हम ए की टर्म में लिखें, बी की टर्म में लिखें, सी की टर्म या डी की टर्म, चारों के लिए रेट क्या होगी, सेम होगी। कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कंसेप्ट तुम्हें अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। यही चीज रही। अब बात करते हैं हम, इसी रिएक्शन में बात करता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ए। किसके लिए पढ़ रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहा हूँ, तो सिंपल सा लॉजिक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए में जो भी चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए में टाइम के साथ जो भी चेंज हो रहा है, वही क्या है, उसकी डिसअपीयरेंस की रेट है। बस रिएक्टेंट के साइन क्या लेके चलते हो, माइनस लेके चलते हो। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में फर्क क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हो, जबकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करते हो, ठीक है। बस यही इनमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले, वापस बता रहा हूँ मैं, पहले एग्जांपल में सिर्फ आपके पास ए रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स था, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट था, मोल्स कितने थे, 1 थे, तो आप डिवाइड करो या नहीं करो, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर चुके हैं, इस केस में क्लियर दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स हम जब चेंज कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलती है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर नंबर ऑफ मोल्स आप डिवाइड नहीं करते हो, तो आपको क्या मिलती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसी तरह से अगर मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस लिखनी है, मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर सी लिखनी है, तो क्या लिखूंगा मैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बस ये रेट ऑफ अपीयरेंस हो गई, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गई, और ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन में आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करते हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ फर्दर आगे चेक करते हैं।